हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आपके सामने हूँ। एसएससी संडे को लगने वाले टेस्ट का मदरसा एजुकेशन आपके चैनल पर, ठीक है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और आपके सामने वही मेंस के क्वेश्चन हैं, तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। देखिए 61 से हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 एक पैसेज है जिसको हमें पढ़ना है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। जर्मनी ए पावरफुल एम्पायर in the early years of 20th century for the First World War 1914 to 1918 alongside the Austrian Empire and against the Allies. ठीक है, all joined the war enthusiastically hoping to gain from a quick victory. क्या कहना चाह रहा है कि एक पावरफुल एम्पायर था जर्मनी, जिसने क्या किया शुरुआती वर्षों में 20वीं सदी में क्या किया, उसने 1914 से 1921 तक उसने वार लड़ा। ठीक है, अच्छा किसके साथ लड़ा? ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ। और उसके खिलाफ कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया, एलिज थे, गठबंधन मित्र देश थे। और कैसे लड़ा भाई इन्होंने वार? ऑल जॉइंड द वार एंथुजियास्टिकली होपिंग टू गेन फ्रॉम ए क्विक विक्ट्री। उनको उम्मीद थी हम जल्दी ही जीत जाएंगे। क्या उम्मीद थी उनको? हम जल्दी ही जीत जाएंगे, ठीक है ना। लिटिल डिड दे रियलाइज दैट द वार वुड स्ट्रेच ऑन। लिटिल न के बराबर डिड दे रियलाइज, उन्होंने महसूस किया कि वार इतना स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच का मतलब है खिंच जाएगा, ठीक है। अब आप देखो आगे क्या है। इवेंचुअली आखिरकार ड्रेनिंग यूरोप ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज, जर्मनी मेड इनिशियल गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस। आखिरकार क्या हुआ कि जर्मनी ने ड्रेन का मतलब होता है खींच लेना, ठीक है। ड्रेन का मतलब क्या होता है? खींच लेना। सारे रिसोर्सेज खींचने के बाद उसको शुरुआती बढ़त मिल गई। किसको? जर्मनी को, ठीक है ना। बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस, उसने फ्रांस पे कब्जा कर लिया। एंड बेल्जियम पे कब्जा कर लिया। हाउएवर खैर द एलिज स्ट्रेंथन्ड बाय द यूएस एंट्री इन 1917। 1917 में यूएस एंट्री कर गया। यूएस सबसे पावरफुल कंट्री था और उसने एंट्री की। और एंट्री करने के बाद उनको क्या है? एलिज को स्ट्रेंथ मिल गया, ताकत मिल गई, ठीक है। वॉन डिफीटिंग जर्मनी, वो जीत गए वो। एंड द सेंट्रल पावर इन नवंबर 1980, और उन्होंने जर्मनी और जो केंद्रीय ताकतें थी उनको हरा दिया नवंबर 1918 में। द डिफीट ऑफ इंपेरियल जर्मनी एंड द एब्डिकेशन ऑफ द एम्परर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्लियामेंट्री पार्टीज टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया आपके सामने। क्या वर्ड आया जरा देखिएगा आप लोग, ठीक है। इसमें एक वर्ड आया है एब्डिकेशन, ठीक है। इंपेरियल शाही, वहां शाही जो जर्मनी था, वहां पे क्या हुआ? जब हार हो गई तो वहां पे एब्डिकेशन हुआ, उनको पद छोड़ना पड़ा। और एम्परर जो राजा को पद छोड़ने के बाद क्या हुआ? एक अपॉर्चुनिटी मिली पार्लियामेंट्री पार्टीज को, जो लोकतंत्र का समर्थन करती थी, उनको टू रिकास्ट जर्मन पॉलिटी, ताकि रिकास्ट की वापस से जो जर्मन पॉलिटी उसको रिकास्ट किया जा सके, वापस से उसको चलाया जा सके। एंड नेशनल असेंबली मेट एट वाइमर, ठीक है, वाइमर, सॉरी, वाइमर एक शहर का नाम है ये। एक्चुअल में क्या है ये? वाइमर एक शहर का नाम है। एट वाइमर, राइट। कहां मिली वो? वाइमर में। एंड एस्टेब्लिश्ड ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद ए फेडरल स्ट्रक्चर। उन्होंने एक फेडरल, एक संघीय ढांचे के साथ क्या शुरू किया? उन लोगों ने प्लान किया कि हम क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है ना। डेप्यूटीज वर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट आर रिचस्टैग। रिचस्टैग उसका नाम है भाई, रिचस्टैग जर्मन पार्लियामेंट को बोलते हैं। वहां पे डेप्यूटीज नियुक्त किए गए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल एंड यूनिवर्सल वोट्स कास्ट बाय ऑल अडल्ट्स इंक्लूडिंग वीमेन। और वो किसके आधार पर नियुक्त किए गए? वोटिंग के आधार पर। वोटिंग कहां करवाई गई? सभी अडल्ट के द्वारा, जिनमें वीमेन्स भी शामिल थी, उनके द्वारा ये वोटिंग करवाई गई, ठीक है। This republic, however, was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to. अब ये रिपब्लिक क्या हुआ? वहां के लोकल लोगों के द्वारा उसको अडॉप्ट नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द टर्म्स, क्योंकि जो कानून इट वाज फोर्स्ड टू एक्सेप्ट आफ्टर जर्मनीज डिफीट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। अब दिक्कत क्या हुई कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारा तो उनको कुछ शर्तें माननी पड़ी, और इसी वजह से ये रिपब्लिक चल नहीं पाया। अब क्या था जरा देखिएगा एक बार। द पीस ट्रीटी एट वर्सेल्स विद द एलाइज वाज ए हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। अब जर्मनी को संधि करनी पड़ी। वर्सेल्स एक शहर है जिसमें, और वो कैसा था भाई? जरा ध्यान दीजिएगा आप। बहुत ही हार्श, बहुत ही टफ संधि थी और ह्यूमिलेटिंग संधि थी। किसके लिए वो संधि थी? बहुत ही अपमानजनक संधि थी जर्मनी के लिए। अच्छा क्या हुआ उसमें देखो जरा। अब इसमें क्या हुआ देखिएगा। जर्मनी लॉस्ट इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। जर्मनी ने अपनी जो विदेशी कॉलोनियां थी वो सारी खो दी, जहां जहां उसने कब्जा कर रखा था, ठीक है। 70% ऑफ इट्स आयरन एंड 26%, अच्छा 13%, ए टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, 10% इसकी पॉपुलेशन चली गई, मतलब इतने क्षेत्र चले गए।
13% ऑफ इट्स टेरिटरीज, इसका 13% क्षेत्र चला गया। 75% ऑफ इट्स आयरन, इसका जो लोहे का जो क्षेत्र था वो चला गया। ठीक है। 26% ऑफ इट्स कोल, इसके कोयले की खानें चली गई। ठीक है। और वो चली कहां गई? टू फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुआनिया, इन देशों को चली गई। द एलाइड पावर्स डिमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर। अब उन्होंने क्या किया? उसको डिमिलिटराइज कर दिया, मिलिट्री बांट दी इसकी, अलग अलग देशों में मिल गई, और इस तरह से क्या हुआ? बिल्कुल कमजोर कर दिया गया। The war guilt clause held Germany responsible for the war and damage the allied countries suffered। ठीक है। जो वार गिल्ट कॉज था, सबने माना कि युद्ध भड़काने की जो दोष है वो किस पे है? जर्मनी पे है। और इस वजह से क्या हुआ? जर्मनी को जिम्मेदार ठहराया गया फॉर द वार एंड डैमेज और वार के लिए। द अलाइड कंट्रीज सफर्ड, जिससे अलाइड कंट्रीज ने सफर हुए थे। जर्मनी वाज फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन अमाउंट 6 बिलियन पाउंड। 6 बिलियन पाउंड का मतलब आप मान लीजिए 600 करोड़ पाउंड उसको क्या देना पड़ा? पैसा देना पड़ा, कंपनसेशन देना पड़ा। The Allied armies also occupied the resource-rich Rhineland for much of the 1920। 1920 तक जो एक अच्छे रिसोर्स वाला एरिया था रिनलैंड, उसको उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है। Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but the disgrace at Versailles। अब कई जर्मन्स ने क्या किया? जो ये रिपब्लिक बना था, वाइमर रिपब्लिक का नाम दिया गया, इसको उन्होंने जिम्मेदार ठहराया। किसके लिए? ये जो सारा खेल हुआ है, ये जो सारी समस्या हुई है, इसके लिए। ठीक है। ये आपका एक पैसेज हुआ, जो डिसग्रेस, जो हालत खराब हुई उसके लिए। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा जरा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि विच इवेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन जर्मनी। कौन सी घटना थी जिसने मजबूर किया कि जर्मनी में क्या बने? एक लोकतंत्र बने। और देखिए इसमें क्या आया है? The defeat of Imperial Germany and the abdication of Emperor, the signing of peace treaty at Versailles, the occupation of France and Belgium by Germany। ना ये नहीं होगा। The entry of US into war, ये इसमें ये भी नहीं बनेगा। इसमें सबसे बेस्ट वर्ड क्या बनेगा? Defeat of Imperial। ठीक है। डिफीट की वजह से आपके क्या हुआ? राजाओं को हारना पड़ा, उन्होंने एब्डिकेशन किया, साफ दिखा हुआ है। तो आपका पहला क्वेश्चन में आंसर बनेगा ए ऑप्शन बनेगा। क्लियर? क्या ऑप्शन बनेगा? ए। अगले क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो जरा देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है? Why was the Weimar Republic not well received by its own people? वाइमर रिपब्लिक जो कि वाइमर जगह पे हुआ था, जर्मनी का शहर है, तो इसको ढंग से वहां के लोगों ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया, हमें ये समझना पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बिकॉज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, ना ऐसी बात नहीं है। जर्मनी लोग चाहते थे कि फेडरल स्ट्रक्चर हो, बट क्या है? ड्यू टू द हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ वर्सेल्स ट्रीटी। ठीक है। ये सबसे बड़ा कारण था कि उसके इतना परेशान हो पड़ा। बता, हमें पड़ा है जर्मनी का कितना हिस्सा चला गया, उन पे पैसों का प्रेशर लाद दिया गया। तो इसलिए बेटर आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। क्लियर है? इनकल्जन ऑफ विमेन इन वोटिंग प्रोसेस, ये कोई मतलब नहीं है। ये तो अच्छी बात थी कि विमेन्स को उसमें लाया गया। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वर द सम ऑफ द टर्म्स जर्मनी हैड टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ओके ऑफ वर्सेल्स। लॉस ऑफ ओवरसीज कॉलोनीज, बिल्कुल सही है। लॉस ऑफ ए टेंथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ये भी सही है। डिमिलिटराइजेशन हो गया, मिलिट्री कमजोर कर दी गई उसकी। पेमेंट ऑफ 6 बिलियन पाउंड एज कॉम्पेंसेशन, ये भी सही है भाई। चारों सही है। तो चारों किस में सही है? इसमें 1 2 3 ओनली? नो। 1 2 3 4 नो। 1 नहीं, आंसर आएगा डी। कौन सा आंसर बनेगा आपका? डी ऑप्शन। ठीक है। अब हम आते हैं अगले पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा जरा। What was one of the major consequences of US entry into the First World War in 1970? सबसे बड़ा परिणाम क्या निकला? जर्मनी हार गया भाई। और क्या हुआ था? ठीक है भाई, इस ताकत ने क्या कर दिया भाई? इसका नुकसान हुआ जर्मनी। तो इसमें क्या हुआ? द स्ट्रेंथिंग ऑफ द एलाइज लीडिंग टू द डिफीट ऑफ जर्मनी, आंसर आएगा सी। और कोई बन नहीं रहा है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइमर रिपब्लिक, ना कोई मतलब नहीं है। जर्मनी इनिशियल गेन इन द वार, नहीं है। द एब्डिकेशन ऑफ जर्मन एम्परर, ना वो तो हारने के बाद उसने एब्डिकेट किया है, अपने आप थोड़ी किया। एब्डिकेशन होता है पद त्याग करना। इसमें आइए, विच क्लॉज इन द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हेल्ड जर्मनी रिस्पॉन्सिबल फॉर द वार। क्या चीज थी जिसने द वार गिल्ट क्लॉज, कौन सी बात थी जिसने जर्मनी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया और जर्मनी से कंपनसेशन लिया गया? तो वो कौन सा था आपका? द वार गिल्ट की भैया तुम ही ने युद्ध छेड़ा है, तो तुम ही जिम्मेदार हो। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये पैसेज था आपका।
सेलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेस सिनोनिम्स ऑफ हाइलाइटेड वर्ड। आपको सिनोनिम्स बताना है। पहला क्वेश्चन है प्रोक्रेस्टिनेशन। आप सब जानते हैं टालम टोल करना। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या होता है? डिले। इसके लिए आप एक और वर्ड लिख सकते हैं, क्या? डिले। टालम टोल करना। इसके लिए एक और वर्ड आता है फेबियन पॉलिसी। क्या वर्ड आता है? फेबियन पॉलिसी। टालम टोल करना। अब टालम टोल करने के लिए क्या आएगा? देखो जरा इन वर्ड्स को देखिए। इनडिसिजिवनेस होता है जहां आप डिसाइड नहीं ले रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो ये अनिर्णय की स्थिति है। सीधी सी बात है, क्या आएगा आंसर? इंपल्सिवनेस, कोई चीज की इच्छा प्रकट नहीं कर पाना। इंक्विजिटिव, जिज्ञासा होती है। और सबमिसिव होता है डर, दब्बूपन। तो आपका आंसर साफ है। क्या आंसर आएगा? इनडिसिजिवनेस, जहां पर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। निर्णय ले रहे हैं तो चीजें क्या होगी? आपकी चीजें टालम टोल। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इंटरवीन। इंटरवीन का मतलब क्या होता है? मध्यस्थता करना। साफ बात है, आपने पढ़ रखा। मेडल, मेडल हस्तक्षेप करना होता है। ठीक है, इसके लिए आप कट इन भी यूज कर सकते हैं। कट इन का मतलब भी क्या होता है? हस्तक्षेप करना। स्पीक, बोलना। ट्रबल, परेशानी। हेल्प, सहायता। तो आंसर आएगा। ओके, अगले क्वेश्चन का सेलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेस एंटोनिम ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड। अब आपको इसका जस्ट अपोजिट हमें बताना है। क्या बताना है? अपोजिट हमें बताना है। विस्कोस क्या होता है? इसका मतलब होता है तरल और सॉलिड के बीच के अंदर की एक दीवार या उस परत को विस्कोस कहते हैं। तो इसका ग्रीम होगा नहीं, ग्रीम बुरी हालत होती है। ब्रूटल बुरा होता है। थिक मोटा होता है। आंसर होगा वाटरी। एंटोनिम ढूंढ रहे हैं तो आंसर क्या होगा? वाटरी। क्योंकि विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? एक लेयर जो लिक्विड को सॉलिड पर आने से रोकती है। आंसर आपका आएगा वाटरी। अगला क्वेश्चन देखिए। केयरलेस, आप सब लोग जानते हैं, लापरवाह होता है। अनसेफ, फॉरगेटफुल, नेग्लेक्टफुल नहीं होगा। विजिलेंट होगा, चौकस। क्या होगा आपका आंसर? अगला क्वेश्चन आपके सामने हम फिर से आ रहे हैं। एक और पैसेज हमारे सामने। क्या चीज हमारे सामने? आप पढ़िए 1 मिनट के लिए इसको। इस पैसेज में क्या दिया गया है एक बार हम उस पर बात करें। ये बात हो रही है वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। इसके ऊपर एक पैसेज है। लेट्स रीड आउट इट। ठीक है, देखिए। द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया इज स्ट्रेंज एंड अ वंडरियस प्लेस। सोशल मीडिया की जो दुनिया है एक बहुत ही अजीब और आश्चर्य से भरी हुई दुनिया है। इट इज ए वर्ल्ड वेयर यू कैन कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द ग्लोब। एक ऐसी जगह है आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। शेयर योर थॉट्स एंड ओपिनियन, आप अपने थॉट्स और ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं भाई? एंड मे बी इवन गो वायरल इफ यू आर लकी। और अगर आप तकदीर वाले हैं तो मोनालिसा की तरह लकी और आईआईटी बाबा की तरह क्या हो सकते हैं? वायरल हो सकते हैं। इफ यू बट लेट्स बी रियल, लेकिन अगर वास्तव में हम सच्चाई पे आए, रियलिटी पे आए, इट्स ऑल्सो ए वर्ल्ड फिल्ड विद एंडलेस कैट वीडियोस। ये बहुत ही झूठे वीडियोस से भरा हुआ। कैट वीडियोस का मतलब होता है कॉपी वीडियोस। ठीक है ना? ओवर शेयरिंग एंड ड्रामा, बहुत ज्यादा ओवर शेयर, एक ही बात को अलग तरीकों से शेयर किया जा रहा है, ड्रामा पैदा किया जा रहा है, उससे भरा हुआ है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट सोशल मीडिया इज द वे इट्स चेंज द वे वी कम्युनिकेट। सबसे बड़ी बात जो इंटरेस्टिंग चीज है वो क्या है? वो तरीका है कि इसने हमारे कम्युनिकेशन को चेंज कर दिया। पहले हम लोगों से कैसे बात करते हैं, अब बात करने का तरीका बदल गया। ओके, वी हैव गॉन फ्रॉम लॉन्ग थॉटफुल ईमेल्स टू क्विक। अब हम देखो कहां से आए हैं, हमारी जर्नी बताई जा रही है। लंबी ईमेल, और कैसी ईमेल थी भाई? देखो जरा, थॉटफुल, सोच के लिखना पड़ता था। क्या लिखा है? टू क्विक एब्रीवेटेड मैसेज, छोटे और शॉर्ट मैसेज। हाय, हम इन पे आ गए। ठीक है ना? और इसके साथ में क्या जुड़ गए? इमोजीज, और साथ में इमोजीज तो आजकल चल ही रही है। एंड एक्रोनिम्स और शॉर्टन आ गए हैं। एंड डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन द होल हैशटैग फेनोमेनन। और मुझे उस बात पे तो तुम छेड़ो ही मत। कौन सी हैशटैग वाली बात? जहां हम हैशटैग्स लगाते हैं। फेनोमेनन होती है बड़ी घटना। इट्स लाइक वी आर ऑल स्पीकिंग ए डिफरेंट लैंग्वेज नाउ। ऐसा लगता है जैसे हम एक अजीब ही भाषा बोल रहे हैं जो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, बट देयर आर ऑल्सो सम डाउन साइड टू दिस कंस्टेंट कनेक्शन। इस लगातार चलने वाले कनेक्शन के कुछ डाउन साइड भी हैं। डाउन साइड का मतलब क्या है? कुछ कमियां भी हैं, कुछ गिरावटें भी हैं, कुछ समस्याएं भी हैं। इट इज इजी टू गेट सक्ड इनटू द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया। बहुत जल्दी आप इसमें डूब जाओगे।
आप इसके साथ जुड़ जाओगे, ठीक है ना। और इसके साथ क्या हो रहा है भाई, एंड फॉरगोट अबाउट द रियल वर्ल्ड अराउंड अस, और हम उस दुनिया को भूल जाते हैं जो हमारे आसपास है। और यही हो रहा है, हम सब लोग एक कल्पनाओं की यूटोपिया में जी रहे हैं, एक अजीब जिंदगी में जी रहे हैं, ठीक है। लाइक्स नहीं आ रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं, व्यूज नहीं बढ़ रहे हैं, ये तो यार बड़ी समस्या है। और एक काल्पनिक दुनिया में हम अपने आप को किस में के ले जा रहे हैं, उलझाते जा रहे हैं, जो हकीकत से परे है, ठीक है। वी आर सो बिजी स्क्रॉलिंग थ्रू अवर फीड्स दैट वी फॉरगेट टू एंजॉय द लिटिल मोमेंट इन लाइफ। हम स्क्रॉल करते 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 इतने बिजी हो गए हैं कि हम जिंदगी में जो छोटे छोटे मोमेंट है खुशी के, हम उनको क्या नहीं कर रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं। एंड लेट्स डोंट फॉरगेट अबाउट द प्रेशर टू प्रेजेंट द परफेक्ट लाइफ ऑनलाइन। अच्छा, एक और चीज है, ऑनलाइन आपको अपने आप को परफेक्ट दिखाना पड़ेगा। हाँ, घर में चूहे घूम रहे हैं लेकिन वैसे आपको एक लग्जरियस पर्सन बनना ही पड़ेगा, तो वो कंडीशन ये कह रहा है, ठीक है ना भाई। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जब भी देखना जरा गौर से देखना। वो इसी कंडीशन में आपको ऑनलाइन जो दिखा रहा है वो कुछ और होगा, असल में उस आदमी की हकीकत कुछ और होगी। इट इज लाइक वी आर ऑल इन ए कंपटीशन टू सी हु कैन बी द मोस्ट पॉपुलर। इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसी कंपटीशन में है जहां ये बताना पड़ेगा कि कौन सबसे ज्यादा पॉपुलर है, द मोस्ट सक्सेसफुल कौन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, द मोस्ट एन्युएबल किससे लोग ज्यादा जलते हैं, ठीक है। डेस्पाइट ऑल ऑफ दिस, इन सब के बावजूद, आई हैव टू एडमिट, मुझे एडमिट करना पड़ेगा, आई एम स्टिल ए फैन ऑफ सोशल मीडिया। मैं फिर भी इतनी कमियों के बाद भी मैं फैन हूं इसका, मैं प्रशंसक हूं। इट इज ए ग्रेट वे टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एक बहुत तगड़ा तरीका है परिवार और दोस्तों से जुड़ने का। एंड आई हैव इवन मेड सम न्यू फ्रेंड्स थ्रू वेरियस ऑनलाइन कम्युनिटीज, और मैंने अलग अलग ऑनलाइन कम्युनिटीज, फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, मेटा, इंस्टाग्राम, सबके साथ मैंने कई दोस्त बनाए हैं। प्लस लेट्स फेस इट, समटाइम्स यू जस्ट नीड ए गुड लाफ एट ए रिडिकुलस मीम्स। और मीम्स तो आप सब जानते ही हैं क्या चल रहा है जमाने में, कहाँ से आते हैं लोग। तो मीम्स में आपको हंसने के लिए भी बहुत अच्छा पॉइंट मिल गया। ये आपका क्या है, पूरा एक पैसेज है सोशल मीडिया की दुनिया के ऊपर। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड परफेक्ट एज यूज्ड इन पैसेज। पैसेज में परफेक्ट का एंटोनिम क्या होगा। परफेक्ट का मतलब है कि आप में कोई कमी नहीं है, आप खुश है। कमी का मतलब आपको रिच नहीं दिखाना है, आपको एक जेंटलमैन बनकर दिखाना, आई एम हैप्पी। आपके रील्स वगैरह आप अपने आप को इतना लेक्चराइज बता रहे हैं, तो ये सब क्या है, परफेक्ट है। इसमें आंसर क्या होगा इसका, अनसेटिस्फैक्टरी। ट्रबलसम तो होगा नहीं, लिमिटेड नहीं होगा, लाफेबल नहीं होगा, एंटोनिम होगा अनसेटिस्फैक्टरी, ठीक है ना। इसका मतलब आप जिंदगी से संतुष्ट नहीं है। वहां देखिए, आप किसी और की गाड़ी है, किसी और के बंगले हैं, लेकिन रील आप बना रहे हैं, तो वो एक्चुअल बात है। अगला क्वेश्चन इसके अंदर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज ए वे सोशल मीडिया हैज चेंज्ड द वे वी कम्युनिकेट। इनमें से कौन सा वो है जो ये नहीं कह रहा है कि सोशल मीडिया ने हमारे कम्युनिकेशन पावर को बदल दिया है। देखो जरा, द यूज ऑफ हैशटैग्स नहीं है, बिल्कुल है, ये इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो क्या चीज है जो इसमें अलग है भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सोशल मीडिया का अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। बी आंसर आएगा, आप समझ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द मैसेज। इस पैसेज का सबसे बेस्ट टाइटल क्या होगा, ये बताइए। अब बताइए भाई, द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया नहीं, द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया नहीं, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ सोशल मीडिया नहीं, द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ सोशल मीडिया। दोनों बातें इसने बताई है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, अच्छी चीजें और बुरी चीजें दोनों आएगी। अगले क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो देखिएगा जरा, व्हाट इज द वन ऑफ द डाउन साइड ऑफ मेंशन इन द पैसेज। सोशल मीडिया की जो बताया गया वो क्या है, कि इट कैन हेल्प विद पीपल ऑल ओवर द ग्लोब ना, ये आंसर नहीं होगा। इट इज अ ग्रेट वे टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स फैमिली, तो अच्छी बात है। इट एनकरेज पीपल टू एंजॉय लिटिल मोमेंट्स इन लाइफ, नहीं। इट कैन लीड प्रेशर टू प्रेजेंट परफेक्ट लाइफ ऑनलाइन, बिल्कुल सही है, ये बात सही है। ये सबसे बड़ी समस्या है इसकी जो है, तो आंसर आपका सी भी नहीं होगा, आंसर होगा डी होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए इसी में क्या बनेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहना चाह रहा है, अब हम आ गए हैं वन वर्ड्स पे। किस पे आ गए हम लोग, वन वर्ड्स पे आ गए हैं। वन वर्ड्स कह रहा है पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, वो लोग जो एक साथ रहते हैं। कनोजियर होगा, कनोजियर क्या होते हैं आप जानते हैं, कला पारखी, कल लवर ऑफ आर्ट, हु हैज ग्रेट नॉलेज ऑफ आर्ट। कॉस्मोपॉलिटन, जो पूरी दुनिया का शासक है, जो पूरे कॉस्मोस पे क्या करता है,
शासन करता है, या कॉस्मोपॉलिटन वसुधैव कुटुंबकम का केस भी आता है। कंटेम्पररी समकालीन, कॉकवेट, कॉकवेट एक महिला होती है जो फ्लर्ट करती है अधिकतर लोगों से। कॉकवेट क्या होता है, इसको आप बेवफा कह सकते हो फीमेल के केस में, हाँ, मेल के केस में बेवफा होते हैं उसके पैरामोर बोलते हैं, प्लांडरर बोलते हैं, जो कई लोगों से या अपोजिट जेंडर से इस करता है। कंटेम्पररी होता है समकालीन, दो काम जो एक साथ हो रहे हैं, दो लोग जो एक साथ रह रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा? कॉस्मोपॉलिटन समझ गए, रिलेटेड टू द होल यूनिवर्स। कॉनोजियर होता है लवर ऑफ आर्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आप आइए। अगला है टेक होल्ड ऑफ फोर्सिबली और सडनली, किस चीज को जबरदस्ती क्या करना, सीज करके पकड़ना या अपने पास रखना, किस में आएगा? देखो, रेलिंक्विश होता है हक त्यागना, किसी चीज पे आपने क्लेम कर रखा था उसको आपने छोड़ दिया। रिलीज होता है छोड़ना, आजाद करना। लिबरेट भी होता है विचारों से मुक्ति देना, आजाद करना। एक ही आंसर बनता है सीज। सीज होता है जब्त करना, हालांकि इसके सिनोनिम काफी सारे हो सकते हैं। सीज कॉन्फिस्केट भी हो सकता है, सीज हो सकता है, कैप्चर हो सकता है, ठीक है ना, ग्रैब हो सकता है, एनक्रोच हो सकता है, काफी वर्ड बन सकते हैं। इसी में अगले वर्ड पे हम चलते हैं। Select the most appropriate idiom that can substitute the underlined words in the given sentence। अब हम आ गए idioms के ऊपर। किस पे आ गए अभी हम लोग? idioms पे आ गए। idiom क्या कह रहा है? to be on cloud 9। क्या है? to be on cloud 9। cloud 9 का मतलब होता है नौवें आसमान पे, हालांकि 7 ही माने गए हैं, लेकिन वहां 9वां, बहुत ज्यादा खुश होना। और इसके इसमें कौन सा आंसर होगा बताओ? to be angry नो, to be confused नो, डीप सैडनेस नहीं, एक ही आंसर है, टू बी इन स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस एंड जॉय। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आप इसी में। एन एक्स टू ग्रीन, अब एक्स तो कुलाड़ी होती है, ग्रीन पीसना होता है, लेकिन इसका ये अच्छा इडियम है, आता है तुम्हारे एग्जाम में काफी बार। इसका मतलब होता है स्वार्थी होना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जो आपकी देसी भाषा की कहावत है। इसमें आंसर होगा टू हैव ए प्राइवेट सेल्फिश मोटिव। ठीक है, आंसर आएगा ए, बाकी आंसर्स नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखिए। फाइंड द करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें या तो एक वर्ड इनकरेक्ट है या एक वर्ड सही है बाकी गलत है, कुछ तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो जरा देखिए इसमें क्या बन रहा है। नेचर प्रकृति सही है, मेटाफिजिक्स ये भी सही है, मतलब स्पेलिंग सही है, ये भी सही है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। स्टडी की स्पेलिंग सही है, नहीं होगा। आंसर एक ही गलत है, वो है रियलिटी। रियलिटी की स्पेलिंग आप लोग जानते हैं क्या होती है, ठीक है, तो आंसर ये वाला। एक और क्वेश्चन आएगा इसका, वो है कमिटमेंट। अब कमिटमेंट की स्पेलिंग आप समझ लीजिए कौन सी है। कमिटमेंट में देखिए, कमिटमेंट ये कोई वर्ड ही नहीं है, कमिटमेंट ये डबल एम नहीं होगा, डबल एम से डबल टी नहीं होगा। कमिटमेंट होता है वादा, भरोसा, ये आपका ए आंसर। क्लियर? एक आपको इसको समझना है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका किस पे बनता जा रहा, देखिएगा जरा। इसमें अब बन रहा है आपके एक और पैसेज। 3 पैसेज हम मेंस में फेस करते हैं, एक पैसेज पे हम लोग फिर आ रहे हैं। और ये क्या पैसेज है? हमास और इजराइल के अटैक का खेल बताया जा रहा है इसमें। पढ़िए आप एक बार। द अनप्रेसिडेंट, एक वर्ड आया है, अनप्रेसिडेंट का मतलब होता है अभूतपूर्व, मतलब जिसके बारे में सोचा ना जा सके। हालांकि अच्छे केस में ज्यादा आता है, लेकिन ये नेगेटिव केस में भी आ सकता है। ठीक है, द अनप्रेसिडेंट सरप्राइज अटैक बाय हमास ऑन इजराइल ऑन सैटरडे, आप सबको पता है। उसके बाद वहां क्या क्या हुआ, हजारों लोग मारे गए हैं गाजा में। सरप्राइज अटैक किया हमास ने इजराइल के ऊपर सैटरडे को, किलिंग सम 700 पीपल, लगभग 700 लोगों को मारते हुए। should serve as a reminder of the unsustainability of the situation in the occupied and blockaded Palestinian territories and the dangers that non-state actors such as Hamas pose to Israel, no matter how strong their military and intelligence agencies are। देखो कितनी अच्छी बात कही इसने। इसको शुड सर्व माना जाना चाहिए एक रिमाइंडर के रूप में कि वहां पे कितनी अनसस्टेनेबिलिटी है सिचुएशन की। कौन सी जगह? जो ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन है, फिलिस्तीन उसमें, और प्लस और जो
पैलेस्टाइन जो टेरिटरीज है, क्षेत्र है, वहां पे क्या है, और डेंजर किस बात का है कि नॉन स्टेट एक्टर्स ने, जिनकी कोई सरकार नहीं है, उन लोगों ने क्या कर दिया, एडवांसमेंट क्या था, हमास ने जो इजराइल पे क्या दिया है, एक खतरा जो मतलब पोज किया है। अब भले ही वो कितने ही मिलिट्री में शानदार हो या टेक्नोलॉजिकली शानदार हो, लेकिन वो असफल रहे इजराइल वाले। ठीक है, टेंशन हैव बीन फ्लेयरिंग इन द वेस्ट बैंक फॉर मंथ्स। इस वेस्ट बैंक वाला जो गाजा का एरिया है, उसमें महीनों से टेंशन क्या हो रही है, फ्लेयर का मतलब होता है ऊपर उठना, बढ़ती जा रही। ठीक है, बट नोबडी एक्सपेक्टेड सच ए कोऑर्डिनेटेड, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि गाजा या हमास ऐसा कोऑर्डिनेटेड, संगठित, लो टेक्निकल, जिसमें टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है, बट यट लीथल होता है, खतरनाक, घातक, डेडली, लीथल, ठीक है, फैटल। इनकर्जन एक वर्ड आया आपके पास, इनकर्जन का मतलब होता है घुसपैठ, वो करेगा फ्रॉम गाजा से। हालांकि इसकी बहुत भारी कीमत उसने अब चुका दी है, ये तो उस टाइम का पैसेज आपको पता है। ठीक है, द वेस्ट बैंक हैड सीन वायलेंस ऑन ए डेली बेसिस इन द रिसेंट मंथ्स। दिल्ली वहां पे घटनाएं हुई। बिफोर सैटरडेज अटैक सम 200 पैलेस्टीन एंड 3 इजराइलियंस वर किल्ड दिस ईयर अलोन। अब ये अटैक हुआ, इसके पहले 200 या 300 के समथिंग तो कौन थे, 200 फिलिस्तीनी और 30 इजराइल मारे जा चुके थे, लेकिन अब आंकड़ा 1 लाख के बहु आसपास पहुंच गया, वो एक अलग पॉइंट। ठीक है, द बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट, अब बेंजामिन नेतन्याहू को आप जानते हो, मोदी के दोस्त है और पीएम है इजराइल के। उनकी जो सरकार थी लार्जली इग्नोर्ड द वायलेंस, उसने बड़े स्तर पे पूरी पहले की जो हुई है ना, इसको इग्नोर कर रखा था। क्यों एंड वेंट अहेड और गो हेड, और आगे जा रहे थे विद द अदर पॉलिसी प्रेफरेंस, दूसरे कामों को, अदर जो उनकी पॉलिसीज थी उसमें दूसरी काम क्या थे भाई, इंक्लूडिंग द ओवरहॉल, एक नया वर्ड आया है, ओवरऑल होता है सुधार करना, रिनोवेशन, सुधार करना, सुधार कर रहे थे, कमियां दूर कर रहे थे। और तो जुडिशरी, वो न्यायिक क्षेत्र को साफ कर रहे थे, सही कर रहे थे, लेकिन इतने में ये पंगा हो गया। ठीक है, द इजराइल मिलिट्री डिस्क्राइब द सिचुएशन इन गाजा एज स्टेबल इनस्टेबिलिटी, बहुत अच्छा वर्ड है, इसको इंग्लिश में ऑक्सीमोरन कहते हैं, लिटरेचर की भाषा में क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन। अब देखो क्या कंडीशन है, स्टेबल इनस्टेबिलिटी, मतलब हालात खराब है लेकिन स्टेबल है, बोलते हैं ना हालात खतरनाक है लेकिन काबू में है, तो मतलब स्टेबल भी है और इनस्टेबल भी है। हमारे एक वर्ड आता है द वाइजेस्ट फूल ऑफ सिटी, शहर का सबसे बुद्धिमान मूर्ख। अब ये कैसे हो सकता है, या हम ये कहें कि कोल्ड फायर, ठंडी आग, या बर्निंग आइस, जलती हुई बर्फ, तो वो ये चीज है। नोटिंग दैट द सिचुएशन, और उन्होंने कहा कि सिचुएशन गाजा ऐसा है, कभी भड़क सकता है। ठीक है, दो वोलेटाइल एक वर्ड है, इसका मतलब होता है अस्थिर। ठीक है, अंडर कंट्रोल हो जाएगा, वाज अंडर कंट्रोल, एंड देन केम द हमास अटैक, और इसके बाद फिर आया हमास अटैक। ठीक है, रेमिनिसेंट ऑफ द 1973 सॉरी, योम कीपर वार व्हेन इजिप्ट एंड सीरिया सुक इजराइल, और फिर याद दिलाता 1973 के उस वार की, जिसने क्या किया, हिला के रख दिया, जिसमें सीरिया और इजिप्ट, मिस्र ने इजराइल को सुक कर दिया था। हमास एन इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरिड out suicide attacks in the 90s and early 2000 showed no distinction between civilians and soldiers। अब जो ये पहले सुसाइड हमले करता था, फियादीन हाराकीरी हमले करता था, उसने इस बार सिविलियंस में और आर्मी के लोगों में कोई अंतर नहीं दिखाया। ठीक है ना, डीलिंग द ब्लडिएस्ट ब्लो टू इजराइल इन रिसेंट हिस्ट्री, और हाल ही के इतिहास में सबसे खतरनाक खूनी झटका दिया है किसको, इजराइल को। अब आप देखिए इसमें, द अटैक रेजेस मोरल एंड प्रैग्मेटिक क्वेश्चन, प्रैग्मेटिक होता है ट्रेडिशनल, लॉजिकल, ठीक है, परंपरागत क्वेश्चन उठा रहा है ये कि हमास इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस अगेंस्ट इजराइल सिविलियन इज रिपुग्नेंट। रिपुग्नेंट एक नया वर्ड है, इसका मतलब था घृणास्पद, जिसकी मजम्मत की जाए, जिसकी निंदा की जाए, एक ऐसी घृणा है। एंड नॉट गोइंग टू हेल्प द पैलेस्टीनियन कॉज इन एनी वे, और ये कोई भी फिलिस्तीन के इसमें मदद कर नहीं पाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, दूसरी तरफ, इट विल पुट मोर पैलेस्टाइन लाइव्स एट रिस्क एज इजराइल, और इससे अब क्या है, फिलिस्तीनी के लोगों की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। एज इजराइल इक्वली डिसरिगार्डिंग सिविलियन कैजुअलिटीज इज पाउंडिंग द बी-साइज्ड एनक्लेव। अब इजराइल क्या कर रहा है, जो उस कैजुअलिटीज को इग्नोर कर रहा है कि कितने मर रहे मतलब नहीं है, अब वो क्या कर रहा है, बीसीज होता है घेरना, एनक्लेव का मतलब होता है क्षेत्र, वो जो घेरा हुआ क्षेत्र उसको पकड़ रहा है।
but at the same time Palestine terrorists under the yoke of longest occupation in modern history have been a fuming volcano. अब ये जो है ये भी फ्यूमिंग वोल्केनो है, मतलब उफनता हुआ ज्वालामुखी बन गए हैं मिलिटेंट्स भी। हैव बीन, देयर इज नो पीस प्रोसेस, कोई शांति की उम्मीद नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है। इजराइल हैज कंटिन्यूड टू बिल्ड सेटलमेंट्स इन द वेस्ट बैंक, रेजिंग सिक्योरिटी बैरियर्स एंड चेक पॉइंट्स, ठीक है, लिमिटिंग पैलेस्टाइन मोमेंट्स, वो वहां पे सिक्योरिटी चेकआउट्स बना रहा है, गाजा के अंदर बढ़ता जा रहा है वो, ठीक है ना, पैलेस्टाइंस को उसने लिमिटेड कर दिया है। and never has hesitating to use force or collective punishment to keep organized Palestinian under check, और वो बहुत ज्यादा बर्बरता भी दिखा रहा है, अपनी कंट्रोल कर रहा है पावर का। This status quo has only, status quo होता है प्रेजेंट सिचुएशन, has only turned Palestinian more radical and Hamas even stronger। अब ये जो दबाव है, तनाव है जो आप उनको दबा रहे हो, इसने हमास को और पैलेस्टाइनियन को ज्यादा रेडिकल कर दिया है, जिद्दी कर दिया है, कट्टर कर दिया है और हमास को स्ट्रॉन्गर बना दिया है। Israel has now declared war, but past attacks, ground invasions and air strike have done little to weaken Hamas। ठीक है, अब इजराइल ने क्या किया है, वार छेड़ दिया, ये उस वक्त की बात है, लेकिन जो पिछले हमने अपने हमास पे किए थे उनसे कोई खास उसको नुकसान हुआ, लिटिल न के बराबर नुकसान हुआ है, ये कहना ये चाह रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए, वेस्ट एशिया हैज आल्सो विटनेस्ड जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट इन रिसेंट ईयर्स। अब जो पश्चिमी एशिया उसने देखा है कई लोग आपस में जुड़े हैं, कई कंट्रीज हटे हैं, राइट। और उसमें क्या हुआ भाई, फ्रॉम द इजराइल अरब रिकॉन्सिलेशन टू द ईरान सऊदी डिटेंट। अब इसमें क्या क्या हुआ है कि दो चीज जुड़ी है, सऊदी अरब और इजराइल के बीच थोड़ा सा प्रेम बढ़ा है, और दूसरा पंगा क्या हुआ है कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में झगड़ा हुआ है। डिटेंट होता है दुश्मनी, ठीक है ना, दुश्मनी कम करने की कोशिश करना, सॉरी, दुश्मनी कम की गई है, कोशिश की उन्होंने। West Asia's original, but these changes have conveniently sidestepped the occupation of Palestine। लेकिन इनसे जो फिलिस्तीन का मुद्दा है उसको स्टेप साइड कुछ फायदा नहीं हुआ, इग्नोर हुआ है। वेस्ट एशियाज ओरिजिनल सिन लेटिंग द स्टेटस को प्रिवेल, और वेस्ट एशिया का जो पश्चिम एशिया की जो सबसे बड़ी समस्या है फिलिस्तीनियों की, वो अभी भी क्या है, उस स्थिति में प्रिवेल विद्यमान है। बट द स्टेटस को कैन नॉट प्रिवेल विदाउट कॉन्सिक्वेंस, लेकिन ये विद्यमान बिना किसी समस्या के रह नहीं सकती, बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इफ इजराइल एंड अदर रीजनल एंड इंटरनेशनल, अगर इजराइल और दूसरे जो क्षेत्रीय और इंटरनेशनल प्लेयर्स है वांट लास्टिंग पीस, अगर उनको आखिरी पीस चाहिए, लंबी शांति चाहिए इन द रीजन, इस क्षेत्र में, देयर फोकस मस्ट टर्न टू फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू द क्वेश्चन ऑफ पैलेस्टाइन। उनको फिलिस्तीन का क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा कि इस फिलिस्तीन का क्या होना चाहिए, इनको जगह देनी पड़ेगी, इनको देश बनाना पड़ेगा। Their focus must turn to finding a solution to the question of Palestine. The military operation without addressing the core issue would only be cosmetic intervention। अगर आप मिलिट्री एक्शन कर रहे हो तो कॉस्मेटिक मतलब मेकअप कर रहे हो आप उनका, इंटरवेंशन मतलब सजा दो, थोड़ी देर बाद मेकअप उतर जाएगा, कॉस्मेटिक का मतलब ये। क्वेश्चंस में हम आते हैं, पहला क्वेश्चन आप देखिएगा जरा क्या कहना चाह रहा है। Which of the following best capture the Israel military's perception of the situation in Gaza before the Hamas attack? वो लोग क्या मान रहे थे इसमें कि भाई द सिचुएशन इन गाजा वाज हाईली अनस्टेबल, नो, गाजा वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ मेजर अटैक, नो, द सिचुएशन इन गाजा वाज डिस्क्राइब्ड एज स्टेबल इनस्टेबिलिटी। मैंने वहां भी टिक करवाया था, आंसर ही आएगा। यू कह रहे हैं कि हाँ कंट्रोल में है लेकिन कंट्रोल में नहीं है, मैंने ऑक्सीमोरन बताया था आपको। अगला अगर हम देखें तो क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पैलेस्टाइन टेरिटरीज। क्या इसके बारे में ये एकदम सही कह रहा है कि पैलेस्टाइन टेरिटरीज कैसी हैं? तो देखो जरा, द पैलेस्टाइन टेरिटरीज हैव विटनेस्ड पीस एंड स्टेबिलिटी, गलत बात। इजराइल हैज बीन सपोर्टिव, नो। द पैलेस्टाइन टेरिटरी हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज ए फ्यूमिंग वोल्केनो, बिल्कुल सही है। इजराइल हैज हाल्टेड ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ना, आंसर आएगा सी। ये दो उफनता हुआ ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हो गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यह है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज कंसर्निंग द सॉल्यूशन ऑफ लास्टिंग पीस इन वेस्ट एशिया। अभी अभी हमने पढ़ी है लाइन, क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, द मिलिट्री ऑपरेशन विल सफिशिएंट टू एंश्योर पीस, नो। फोकसिंग ऑन ग्राउंड इन्वेजन्स एंड एयर स्ट्राइक्स, नो। वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिकल रिलाइनमेंट हैव सक्सेसफुली एड्रेस्ड, नो। टू एंश्योर लास्टिंग पीस देयर मस्ट बी ए शिफ्ट इन फोकस टुवर्ड्स फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, बिल्कुल डी आंसर आएगा, सही है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चले
तो आप देखिए, बेस्ड ऑन द सेकंड पैराग्राफ विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ पैसेज। टोन की बात आ रही है, क्या टोन होगी आपके हिसाब से बताइए पैसेज की। और पैसेज की टोन होगी न्यूट्रल ना सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इजराइल ना, बिग परसेंट नहीं, सिंपैथेटिक टुवर्ड हमास नहीं, इसने बहुत ही क्रिटिकल बात की है और कंसर्न चिंतित भी है कि इससे क्या होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आपका बनेगा डी, क्रिटिकल एंड कंसर्न। ठीक है, ये इसकी टोन है, आलोचना भी की है कि दुनिया क्या कर रही है और साथ में चिंतित भी है। ये आपका पैसेज हो गया है। ठीक है ना, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आ गए हैं फिलर्स के ऊपर। किसके ऊपर हम लोग आ गए हैं? वी हैव कम ऑन द फिलर्स। इज इट क्लियर? क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि इट इज नॉट ऑफ लैंग्वेज दैट मेक्स वन एन इनफेक्टिव स्पीकर बट इट इज द डर्थ ऑफ आइडियाज। डर्थ होता है कमी। ये लैंग्वेज में दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत किसकी नहीं है? लैंग्वेज की दिक्कत नहीं है कि जिससे आप एक अच्छे स्पीकर नहीं बन पाते हो। ये कमी है विचारों की। थॉट्स नहीं आ रहे तो आप कैसे बोलोगे? तो देखिए इसमें क्या आंसर आएगा। इट इज नॉट डिफिकल्टी, नॉट कॉम्प्लेक्सिटी, नॉट इंट्रिकेसी। इंट्रिकेसी होती है डिटेल। ठीक है ना, तो ये आंसर नहीं होगा। कॉम्प्लेक्सिटी, डिफिकल्टी, आंसर आएगा पॉवर्टी। अरे भाषा की कमी नहीं है, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, बट यहाँ गरीबी का मतलब क्या है? भाषा। तो भाषा की समस्या नहीं है, समस्या किसकी है? विचारों की कमी है। जब विचार ही नहीं आ रहे हैं दिमाग में तो बोलोगे क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, द सीईओज। अब देखो इसमें क्या क्या मीनिंग्स बन रहे हैं, आप जरा सोचिएगा। इसमें काला सी, ये कोई स्पेलिंग नहीं होती है, ये कोई स्पेलिंग नहीं होती है। दो स्पेलिंग, काला सी त्वचा के ऊपर गांठ होती है, त्वचा के ऊपर गांठ, स्किन के ऊपर गांठ होती है। ठीक है, और कालस होता है निर्दयी। तो जो सीईओ का डिसरिगार्ड था उसके एम्प्लॉइज के प्रति, तो सीधी बात है एक ही ऑप्शन बनेगा, कालस। ठीक है, कैलाश समझ गए, निर्दयी। अगला क्वेश्चन आप देखिए इसी में, द ऑफ द कंपनी सीईओ वाज वाइडली प्रेज्ड फॉर इनोवेटिव लीडरशिप। अब कंपनी का जो सीईओ था उसका क्या क्या माना गया, बताइए आप जरा एक बार, किस चीज के लिए? तो रेन, ये लगाम होती है घोड़े की, क्या होती है? ये लगाम होती है। रेन बरसात होती है। ठीक है, और इसमें आपका दूसरा आंसर क्या बन रहा है भाई, जरा बताइएगा, इसका मतलब क्या बन रहा है? रेन ये होता है बागडोर, रूल। आंसर आपका यही बनेगा। ये एक विश है, यानी क्या है? एक विश है, ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। आंसर आएगा रेन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हमारा क्वेश्चन आ रहा है, जरा इस पे हम लोग आते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड फॉर फीड। अगर फॉर आ रहा तो फिर यहाँ फीडिंग होना चाहिए था, क्योंकि प्रीपोजिशंस के बाद जिरन लगता है। पहली बात, टू होगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो जरा देखते हैं। मस्ट हैड बीन यूज्ड नहीं होगा, मस्ट के साथ कभी हैड नहीं आएगा। मस्ट हैव बीन यूज्ड टू फीड, मस्ट बी यूज्ड टू फीड, मस्ट यूज्ड टू फीड। अब देखो मस्ट के बाद यूज नहीं आएगा, ये भी खत्म हो गया। अब क्या आ रहा है? टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड टू फीड, आंसर ही बनेगा। हैव बीन का यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग बनी ही नहीं रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें आप आइएगा, द मैनेजमेंट इज नॉट बीवेयर ऑफ द फैक्ट। बीवेयर सावधान होता है, और फैक्ट के प्रति आपको क्या होना पड़ेगा? अवेकनिंग होगा नहीं, अवेकिंग गलत है। बीवेयर के साथ टू नहीं आता है, वॉचफुल विद नहीं होता, आंसर आएगा अवेयर ऑफ, जागरूक, सतर्क, किस चीज के प्रति सतर्क रहना। क्लियर है? इसी में आप देखिए नेक्स्ट क्या बनेगा, शी कैन ड्रॉ वेरी वेल एंड जस्ट एज क्रिएटिव। अब ये क्वेश्चन बन रहा है इसमें, तो अब इसमें देखो वेल आ रहा है एडवर्ब, तो अगला भी एडवर्ब होगा, और एडवर्ब इसमें एक ही है, क्रिएटिवली। तो इसमें सीधी बात है, आंसर एक ही बनेगा, एज क्रिएटिवली। क्या आंसर बनेगा? एज क्रिएटिवली। क्वेश्चन नंबर 19, ये आपके कॉमन एरर के क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? जेसिट हैड रिटर्न द एप्लीकेशन बिफोर यू केम। बिफोर से पहले हैड आ रहा है, इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रहा है। वाक्य बिल्कुल सही है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, कोई एरर नहीं है, तो इसमें आंसर आएगा नो एरर। क्या आंसर बनेगा? नो एरर। अगले क्वेश्चन पे अगर हम जाएं तो आई हैड पेइंग। अब हैड के साथ आईएनजी का क्या समस्या है भाई? कभी नहीं पढ़ा, तो सीधी बात है एरर किस पार्ट में? थर्ड फॉर्म आइएगा। ठीक है, हैड के बाद सीधी बात है वर्ब की थर्ड फॉर्म बननी है, कोई मतलब ही नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक क्लोज टेस्ट हमारे सामने फिर आ गया है, जरा इसको हम देखते हैं। क्लोज टेस्ट को पढ़िए 2 मिनट के लिए।
देखिएगा क्या क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन साइकी एज पोस्टुलेटेड बाय सिगमंड फ्राइड। पोस्टुलेटेड का मतलब होता है जिस चीज को आप साबित करें, जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा सिद्ध किया गया है। क्या है? ऑफ द ईगो, सुपर ईगो एंड इडम। अहम, जानते हो ना, परम अहम जो वगैरह था। तो इसमें क्या आ रहा है? डिजायर्स ऑफ नहीं, लैक्स ऑफ कमी होती है। तो ग्रेपल्स का मतलब किस चीज को ग्रेपल करने का मतलब होता है किस चीज को पकड़ लेना, एक तरह से पकड़ना होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। आंसर आएगा कंसिस्ट ऑफ। ये आप फिक्स प्रीपोजिशन में पढ़ते हो, कंसिस्ट ऑफ होता है से बना होना या शामिल होना। तो इसमें क्या बनेगा भाई? कंसिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें इसी के अंदर क्या बन रहा है, तो उसमें क्या बन रहा है भाई? ईगो, सुपर ईगो एंड द इड, ये आप सब जानते हैं। द ईगो फॉर्म्स द पार्ट ऑफ आवर कॉन्शियस माइंड विच वर्क विथ, जो काम करता है, एंड आर मोस्ट, बताइए भाई, जो इसका काम करता है और क्या है? अफ्रेड नहीं बनेगा, डिपेंडेंट नहीं बनेगा, रेजिस्टेंट। आंसर आएगा अवेयर ऑफ। और जो इसके प्रति क्या है भाई? काफी अवेयर है, जो हमें सबसे ज्यादा जागरूक रखता है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, देखिएगा जरा इसमें। अब आप देखिए, द सुपर ईगो फॉर्म्स अवर कॉन्साइंस इन द फॉर्म ऑफ अनकॉन्शियस एंड वर्क्स ऑन द, बताइए भाई, लव, काउंटर अंडरस्टैंडिंग या बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। ये हमारी सांस्कृतिकताएं बनाता है। द आईडी रिप्रेजेंट अवर सबकॉन्शियस विच कंटेन्स, देखिए 96 नंबर क्वेश्चन है, विच कंटेन्स ऑल। अब ऑल क्या आएगा जरा देखिएगा, पीछे रह गया क्वेश्चन 95। ठीक है, विच कंटेन्स ऑल थॉट्स, डिजायर्स एंड ड्रीम्स। अब कैसे थॉट्स, डिजायर, ड्रीम होंगे? हैवी नहीं, लीगल, सैंक्शन तो पारित होते हैं, रिप्रेस्ड, जिनको हमने दबा दिया। हर ख्वाब थोड़े पूरा होगा तुम्हारा यार, कुछ इच्छाएं होती है जिनको हम दमन कर देते हैं उनका, तो वो सब यहां रहती है। ठीक है, डिजायर्स एंड ड्रीम्स। ड्रीम्स वर्क एज ए फ्री पाथवे इनटू द सबकॉन्शियस विच इज एन इनएक्सेसिबल जोन इन जनरल। इट कैन ऑल्सो कंटेन, इसमें और क्या शामिल हो सकता है भाई? इट कैन ऑल्सो कंटेन सेंस और इमेजेस। तो कैसा सेंस? पैरेलल सेंस नहीं, कंस्ट्रिक्टेड संकुचित, कॉन्करेंट समकालीन, बिजारे अजीब। अब कुछ विचित्र टाइप की सोच भी हो सकती है हमारी, उसके अंदर उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है ना? एंड हैव नो रिलेशन टू एनीथिंग रिलेटेड टू पर्सन, व्यक्ति से उनका कोई संबंध नहीं। अजीब विचार आ सकते हैं। मैं क्लास में साइकोलॉजी बताता हूँ आप लोगों को, थॉट कुछ भी आ सकता है इंसान के, जो आज तक आपने पढ़ा है, देखा है, सुना है। ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड कुछ भी आपके सामने भेज सकता है। तो ये परेशान मत हो, मेरे दिमाग में बात क्यों आई, आती रहती है। विचारों से कुछ नहीं होता इस दुनिया में, पत्ता नहीं हिलता है, आपको एक्शन लेना पड़ता है। आपने जो पढ़ा है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, वो गलत है, वो सब पे काम नहीं करता है, किसी भी काम नहीं करता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सोचने से कुछ नहीं होता है। तो थॉट्स से परेशान मत हो, परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन अगला देखिए आप, हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर? अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 97। एक पैराजंबल है, इसको पढ़ते हैं। बहुत इजी कंसेप्ट है पैराजंबल का, हमने पहले पढ़ा इसके बारे में, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा जरा, कहां से शुरुआत करें? दैट ए ग्लैंस, दैट से वाक्य शुरू नहीं होगा, विद सच डिग्निटी नहीं होगा, दैट इससे भी नहीं होगा, शुरुआत आर से होगी, साफ दिख रहा है। दो ऑप्शन आपके आर से शुरू हो रहे हैं, तो जो नहीं हो रहे हैं उनको तो विदा करते हैं हम लोग। अब आर के बाद बताइए क्या आएगा? द ग्रेट पुलमैन वॉज विरलिंग ऑनवर्ड। पुलमैन का मतलब होता है एक ट्रेन होती है जो चलती है, घूमती है। विरलिंग, विरलिंग का मतलब होता है घूमना। ठीक है, अब इस आर के बाद देखो क्या आएगा, क्यों आएगा, दोनों में आ रहा है। विद सच डिग्निटी ऑफ मोशन that a glance from the window seemed simply to prove that the plains of Texas were pouring eastward। क्या आंसर बनेगा बताइए जरा इसके अंदर। अब साफ बात है, इसमें मीनिंग क्या बन रहा है? आपका आंसर बन रहा है आर क्यू पी एस। क्लियर? दोनों में एक ही चीज क्लियर हो रही है, वो है आर क्यू पी एस। अगला क्वेश्चन जरा आप देखिएगा इसी के अंदर, क्योंकि पहले यह आएगा उसके बाद यह आएगा, आर क्यू पी एस। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें क्या बन रहा है? लेटर से वाक्य शुरू नहीं होगा, दे कौन है पता ही नहीं हमको। अच्छा, इसके बाद द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन, दे टुक अप द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स, प्रिजनर्स हु वर इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट एंड पेंटिंग कुड। ठीक है, अब देखो इस पे स्टडी देयर, तो इसका मतलब या तो शुरुआत आप डी से करो या बेटर है कि आप बी से करो। सी से तो नहीं होगा, तो आपका एक ऑप्शन तो हमने खत्म कर दिया है यहाँ पे।
ठीक है ना। अब शुरुआत किससे करें, तो अब आप जरा देखिएगा, शुरुआत हम करते हैं। द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट इनसाइड द प्रिजन, दे टुक द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम द स्कूल ऑफ आर्ट बीसी, लेटर दे सेट अप देयर ओन स्कूल, प्रिजनर्स हु वर इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट पेंटिंग कुड स्टडी देयर, तो स्कूल के बाद ही तो स्टडी करोगे, आंसर आपका बनेगा बीसी एडी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे हम जाते हैं, 99 क्वेश्चन है। अब बताइए इसमें भी वही पैराजंबल से कहां से शुरू करें। वंस अकबर आस्क्ड हिज कोर्टियर्स, यही होगा। अकबर ग्लैंस एट हिज कोर्टियर्स, ये नहीं होगा। इन सर्च ऑफ आंसर तो पहले पूछेगा, तो शुरुआत आपकी होगी सी से। दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए हैं। वंस अकबर आस्क्ड हिज कोर्टियर्स से वेरी स्ट्रेंज क्वेश्चंस, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या आएगा, सी के बाद या तो ए आएगा या डी आएगा। द कोर्टियर वर डम फाउंडेड बाय हिज क्वेश्चन, ठीक है। अकबर ग्लैंस एट हिज कोर्टियर सर्च ऑफ एन आंसर एज ही लुक्ड एट देम, तो इसमें आंसर क्या बनेगा, सी ए और डी बी आपका आंसर बनेगा। सीधी सी बात है, हमें सीधा इसमें किसमें जाना है। अब देखो इसमें एक चीज है, थोड़ा सा हम एक चीज कवर कर सकते हैं। अच्छा एक बार हम इसको भी पढ़ते हैं, सी डी ए बी। अकबर वंस अकबर आस्क्ड हिज कोर्टियर्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। द कोर्टियर्स वर डम फाउंडेड बाय हिज क्वेश्चन। अब देखो सी ए तो कैसे होगा, सी डी बी ए होना चाहिए, सीधी बात है, आंसर आपका यही बनेगा। अगला पॉइंट करिए, मुझे लगा थोड़ा इसमें कंफ्यूजन बन सकता है। एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट आया है, ही सेड माय डॉग डाइड ऑन कोल्ड डे। डाइड आ रहा तो सीधी बात है, इसका क्या बनेगा, हैड डाइड बनेगा। कहां कहां पे हैड डाइड है, आंसर एक ही है, डी, ठीक है। बाकी में तो वर्ब ही नहीं है। मैंने पहले कहा है वॉइस और नरेशन आप वर्ब के सेंस में बना सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए 101 आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है सी सेड आई नो वेयर ही लिव्स, सी सेड दैट शी न्यू वेयर ही लिविंग, गलत। शी सेड दैट शी न्यू वेयर ही लिव्ड, हाँ ये बन सकता है। शी सेड आई नो, गलत। शी सेड शी हैड नॉलेज, गलत। आंसर आएगा आपका बी आंसर, सही है। ये आप पढ़ चुके हैं, ये आपको पता है। इसी में अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है जरा देखिएगा। 102 आई आस्क्ड जोई टू मीट फॉर लंच ऑन सैटरडे। अब ये आपसे क्या कर रहा है एक्चुअल में, ये आपसे कर रहा है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना, तो बनाओ भाई। आई आस्क्ड जॉय लेट्स मीट फॉर लंच ऑन सैटरडे जॉय, आई सेड लेट्स मीट फॉर लंच ऑन सैटरडे जॉय, ठीक है। आई सेड वी शैल मीट, नहीं तो बनेगा ही नहीं, लंच एट सैटरडे जॉय। आई सेड लेट्स मीट फॉर लंच एट सैटरडे जॉय, ठीक है। अब दो चीजें हैं, एट सैटरडे नहीं होगा क्योंकि वार के साथ ऑन आता है, पहली बात तो ये सही है। लेट्स मीट फॉर लंच ऑन सैटरडे जॉय, आई सेड। अब दिक्कत एक और है, आई सेज, और यहां आस्क्ड है तो ये भी गलत है, सीधी बात है। एक ही आंसर बन रहा है बी, कौन सा आंसर बन रहा है, बी। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, एक्टिव से पैसिव बनाना है। द टीम मैनेजर इज एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स, इज एग्जामिनिंग बीइंग आइएगा भाई, द डॉक्यूमेंट्स हैज बीन नहीं आएगा, इज एग्जामिनिंग गलत है, आर बीइंग एग्जामिन्ड ये आपकी वर्ब है, आंसर हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है, 104 टीनेजर डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। टीनेजर क्या नहीं पसंद करते हैं, बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा पूरा, ठीक है। इज नॉट लाइक बाय द, बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, प्रेजेंट सिंपल टेंस से वाज नहीं आएगा। टीनेजर शुड नॉट बी, नहीं। टीनेजर आर नॉट लाइकिंग, ऑब्जेक्ट ये नहीं है भाई, ऑब्जेक्ट ये है, आंसर आपका सी बनेगा। आंसर आपका क्या बन रहा है, सी बन रहा है, कॉमन सी बात। अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए तो जरा उस पे आप पहुंचिएगा, आखिरी क्वेश्चन है आपके इस टेस्ट का, 105 नंबर। क्लियर, क्या बन रहा है, एन एक्सपेक्टेड कॉल डिस्टर्ब मारिया टेरिबली व्हिच कंपेल्ड हर टू स्टॉप द परफॉर्मेंस। मारिया वाज डिस्टर्ब्ड, बेटर यही होगा, एन एक्सपेक्टेड कॉल डिस्टर्ब, टेंस कौन सा है, मारिया वाज डिस्टर्ब्ड, एक ही ऑप्शन है सी। बाकी देखो डिस्टर्ब गलत, कुड भी गलत, और हैड टू भी गलत, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आज के पेपर के लिए इतना ही काफी है। अगले संडे को फिर मिलते हैं एक प्री का टेस्ट लेके, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।